नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। शाम 5 बजे तक तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दिन एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे तमाम दिग्गजों ने प्रचार के रण में खूब दम दिखाया। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने जमकर प्रचार किया। अब बारी मतदाताओं की है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। दूसरे चरण में कौन किस पर है भारी, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले चरण में बम्पर वोटिंग, दूसरे चरण में क्या फिर कोई सरप्राइज विपक्ष को मिलने वाला है? देखिए, वोटिंग जहां तक बात है, इसमें और भी ज्यादा होने वाली है। आप इस बात को समझ लीजिए। और पहले फेज में जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पहले फेज में ही महागठबंधन उस सत्ता के रेस से बाहर हो गया है। दिस इज द हार्ड रियलिटी। ऐसे नहीं राहुल गांधी बाग देखने चले गए थे, उनको बता दिया गया। सबके पास एजेंसी होती है, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां सब पॉलिटिकल पार्टीज को हायर करके रखती हैं। उनके आधार पे टिकट दिया जाता है, उन्हीं सर्वे के आधार पे स्ट्रेटजी तैयार होती है, उन्हीं सर्वे के आधार पे किस इलाके में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, किस तरह से मोबिलाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैकेनिकल हो चुकी हैं। तो चुनाव के शाम तक उनको एग्जैक्टली मालूम है क्या पोजीशन है। जो जानकारी है वो यही है कि 80-40 का डिफरेंस हो गया है। 121 सीटों में 80 सीट के आसपास जो है बहुत ही कंफर्टेबली बीजेपी जीत रही है। आप 40 पे आ गए तो आपको 122 पहुंचने में फिर तो आपको 60-65 सीटें और चाहिए होगी जी। तो कहां से आप लेकर के आओगे? ये होप कि जिस तरह से पिछली बार मगध का क्षेत्र जो है, नवादा, गया, जो शाहबाद का इलाका है, कैमूर हो, सासाराम हो, वहां वैसा ही प्रदर्शन हो जाए जो नामुमकिन है। वहां पे माहौल पूरा बदला हुआ है। वहां बहुत सारे लोग बोले एंटी इनकम्बेंसी। अरे भाई, आप भी तो लगभग 110 के आसपास आपके पास विधायक थे, तो एंटी इनकम्बेंसी आएगा तो लोकल ही तो। और दिक्कत यह है कि आपने उन तमाम लोगों को रिपीट भी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को रिपीट कर दिया, वामपंथियों ने भी रिपीट कर दिया। आपस में ही सब लोग लड़ रहे हो, एक दूसरे को हरा रहे हो। तो ये जो चुनाव टेक्निकली जो समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग वन वे साइड। वो पूरी तरीके से मोदी और नीतीश कुमार के फेवर में साफ साफ दिख रहा है। बाकी वोटिंग के दौरान जो जानकारी आएगी तो फिर हम दर्शकों को अपडेट करते ही रहेंगे। बिल्कुल, पलड़ा एनडीए का भारी है। लेकिन राज सर, दूसरे चरण में क्या महागठबंधन के लिए कोई संभावना नहीं, क्योंकि आरजेडी 71 सीटों पर लड़ रही है दूसरे चरण में? देखिए, दूसरे चरण में क्या होगा वो तो पहले समझ में बात आ ही जाती है ना। ये तो आपको दिख जाता है कि एक तरफ एनडीए है, वो पूरी तरह से उसने पूरा जोर लगा करके और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ आपने देखा कि महागठबंधन में किस तरह की खींचतान हुई है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, अभी आप देखिए जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रचार के दौरान अभी जो हुआ है उसमें 84 सभाएं की हैं। 84 सभाएं। अब उनसे आप कंपेयर कीजिए कि जिस तरह से ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार चूक गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उन सबों को धता बताते हुए उन्होंने 84 सभाएं की हैं। उनमें से 11 रोड से सिर्फ की है। आप सिर्फ देखते हो कि लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। और खास करके ये भी देखिए कि जिस तरह से जब बारिश होने लगी तो ये तेजस्वी जो है घर में बैठे रहे, कुछ ऑनलाइन प्रचार किया, लेकिन नीतीश कुमार बाहर जाकर के उन्होंने ये प्रचार किया। तो इससे भी समझ में आता है कि जीतने की एक ललक जो एनडीए में है, और चूंकि जब दिख जाता है आपको कि लक्ष्य बहुत करीब है तो आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब ये मैसेज चला जाता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है तो आप शिथिल पड़ जाते हैं। तो तेजस्वी के साथ यही हुआ है। उनको पहले से ही समझ में आ गया कि जो सामाजिक समीकरण वहां पे बना है और जिस तरह का एज एनडीए के पास है, खास करके जैसा सर ने कहा कि महिलाओं का जो वोटर वहां पे वोट पड़ रहा है, जिस तरह से मतलब एक तरफा है बिल्कुल। यहां तक कि जो परंपरागत रूप से जो राजद के जो वोट बैंक रहे हैं, जिनमें यादव
समाज की जो महिलाएं हैं और मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वो भी एनडीए को वोट दे रही है, तो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है। और देखिए होता क्या है, ये बिहार में ये बात पूरी तरह से फैल गई है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें एनडीए को जबरदस्त सपोर्ट मिला है, एक तरफा वोटिंग हुई है। अब इसका असर क्या होता है कि चुनाव में हमेशा एक क्या होता है, एक फ्लोटिंग वोट होता है जो अनडिसाइडेड होता है जी। वो सोचता है कि लास्ट में डिसीजन लेता है कि क्या करना है, और अंत में वो उसी के साथ जाता है जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह की जो खबरें आई है ना कि एनडीए को जबरदस्त जीत मिल रही है, तो अब ये जो फ्लोटिंग वोट है वो निश्चित रूप से एनडीए की तरफ पूरी तरह से चला जाएगा, और इस दूसरे चरण में एनडीए को इससे भी ज्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि पिक्चर अब बहुत क्लियर हो गया है कि सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है, और जैसा सर ने कहा महागठबंधन रेस से पूरी तरह बाहर हो गया है। बिल्कुल, तस्वीर चुनावों की लगभग साफ है डॉक्टर साहब, लेकिन इन चुनावों में ओवैसी और प्रशांत किशोर की मौजूदगी को हम नकार नहीं सकते। उन्होंने कितना डेंट पहुंचाया है महागठबंधन को। देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन ओवैसी साहब में और प्रशांत किशोर में। मैं ओवैसी साहब की विचारधारा, उनके पॉलिटिकल लाइन पे मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता जी, लेकिन ऑनेस्टली अगर ये बात समझिए तो ओवैसी साहब जो कुछ भी राजनीति करते हैं वो बड़ा ऑनेस्ट है। उसमें वो मुस्लिम मुद्दों को लेकर के चलते हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं। तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं होगा। सीमांचल, पश्चिम बंगाल, ये जो भारत का वो हिस्सा जहां मुस्लिम सबसे ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं और दुनिया के सबसे गरीब मुसलमान वहां पे रहते हैं। इस सेकुलरिज्म की अफीम चाट कर मुसलमानों ने अपनी भद पिटवाई है जहां पे, तो ये उनके लिए बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है कि वो उनके अधिकार के लिए लड़े, और इसलिए पिछली बार 5 सीटें वो जीत के आए जी। 24 लड़ रहे हैं वो, और बताया जा रहा है कि 10 सीटों के ऊपर बहुत प्रबल दावेदार हैं। जीतेंगे कितने, हारेंगे कितने, ये अलग कहानी है। प्रशांत किशोर के लिए ये स्टोरी नॉन स्टार्टर हो गया। वो जो बिहार में पहले जमाने में जो चेतक और बजाज का जो स्कूटर होता था वो स्टार्ट नहीं होता तो टेढ़ा करते थे उसको, तो प्रशांत किशोर की गाड़ी जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई, वो फंस गया पूरा का पूरा। आप ये टीवी चैनल वालों को पैसे वैसे दे करके मीडिया मैनेज करके प्रशांत किशोर पर हवा क्रिएट आप कर रहे थे। आपको क्या लगा दिल्ली की जनता की तरह है बिहार की जनता कि केजरीवाल ठग लिया 2-2 बार 3-3 बार लंबी चौड़ी बातें करके, है ना, शर्ट ओवरसाइज पहन के, चप्पल पहन करके लोगों को आपने गुमराह करके आप वोट ले लिया। तो ये प्रशांत किशोर की समस्या ये है कि प्रॉब्लम तो सब आदमी गिना सकता है, बिहार के लिए सोल्यूशन क्या है उसका कोई रोड मैप इनके पास नहीं था। दूसरी चीज, वहां की हकीकत जो आप शुरू में आपने सीधे नीतीश कुमार और ये सारे चीजों के ऊपर, भैया आपका कोई, आप एक पॉलिटिकल ब्रोकर हो, एक पॉलिटिकल दलाल थे, और अचानक से आप लीडर बनने की कोशिश करोगे। भाई केजरीवाल के पीछे एक ये था कि भाई आंदोलनकारी है, भ्रष्टाचार मिटाने का एक तगमा लगा हुआ था, फ्रॉड तरीके से ही सही लेकिन था। आपके पास क्या था? तो ये जो ओवैसी साहब है, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर। जो हमने 2 इलाके के बारे में बताया, मगध और शाहबाद में, उधर तो बीजेपी और एनडीए इन दोनों जगहों पे पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस कर ही रही है, लेकिन सीमांचल के अंदर ओवैसी का जादू अगर चल गया तब तो आप समझिए कि ये लोग पूरी तरीके से फंस के रह जाएंगे। एक अनुमान बताया जा रहा है कि 40-45 क्रॉस नहीं कर पाएगी आरजेडी, और कांग्रेस पार्टी 5 सीट भी नहीं जीत सकती। ये आज की ताजा स्थिति है टोटल मिलाकर के। तो यहां मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो जनरेशनल जो इन्वेस्टमेंट किया नीतीश कुमार ने, जिन बच्चियों को स्कूल में जंगल राज से निकाल करके साइकिल थमाया था, आज 10-10 हज़ार रुपया उन्हीं महिलाओं के हाथ में दिया जा रहा है। बच्चियां देखिए अभी भी वहां साइकिल चल रहा है, लड़कियां बच्चियां सब साइकिल पे ही चलती हैं जी। तो ये सारी चीजें जो महिलाओं के लिए
जो नीतीश कुमार ने किया, और महिलाएं, कोई बता रहा है, कोई आंकड़े आ रहे हैं कि 8%, 10% पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग पड़ी है, तो ये तो क्लीन स्वीप है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये 40 आरजेडी और 5 कांग्रेस पार्टी ये इतनी सीटें ले आए, तो ये समझिए कि सुनामी में जो है इन्होंने खुद को बचा लिया। बिल्कुल। फिलहाल तो विपक्ष जो है वो बहुत नाजुक स्थिति में कहें महागठबंधन की, खास तौर से। राज सर, आप कहाँ देखते हो कि प्रचार में ये लोग कैसे पिछड़े, कहाँ कमी रही थी और कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने महागठबंधन को हाशिए पर धकेला? देखिए, सबसे बड़ी तो शुरुआत ही इनकी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई। सीटों के वितरण से ही जो सब कुछ शुरू हुआ, सब कोई वो खींचने में लग गए कि हमें ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा मिले। मुकेश सहनी अड़ गए कि भाई मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है, सीएम का पता ही नहीं। फिर तेजस्वी अड़ गए कि हमको सीएम बनाओ, नहीं तो हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोप भवन में चले गए। अच्छा, अभी एक बात मैं आपको बताऊं, अब प्रचार जो खत्म हो रहा है, पिक्चर बहुत क्लियर हो रहा है। एक चीज जो वहां से खबर आ रही है, और हम लोगों ने वॉर ऑफ स्टेट में पहले भी इसकी चर्चा की थी जी, और देखिए तेजस्वी तो कोप भवन में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई जब तक हमें मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं करोगे हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो भाई वहां से तो बिल्कुल दिखने लगा ना कि दरारें बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद खबर ये आई, कई अखबारों में ये खबर आई कि तेजस्वी और राहुल गांधी के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। आपने देखा होगा उसके बाद बहुत ज्यादा ज्वाइंट रैलीज भी उनकी नहीं हुई, क्योंकि तेजस्वी और राहुल लगभग स्पीकिंग टर्म्स पे भी नहीं थे। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो रैंक एंड फाइल है, उसका जो कैडर है, वो अभी से मुंह फुला के बैठा हुआ शुरू से ही कि भाई हमको तो उतनी सीटें ही नहीं मिले। और इस बार जैसी खबरें आ रही, कांग्रेस का तो प्रदर्शन बिल्कुल भी खराब होने वाला है। सबसे बड़ी हैरानी की खबर ये थी कि इनकी रैलियों में भी कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ते रहे, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा। वो तस्वीरें काफी शर्मनाक थी। बिल्कुल शर्मनाक थी, क्योंकि देखिए हुआ क्या, कांग्रेस की शिकायत क्या है कि तेजस्वी ने गन पॉइंट पे राहुल गांधी को मजबूर कर दिया कि हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार आप घोषित कीजिए। कांग्रेस तो चाहती नहीं थी ना, तो उसके बाद आपने उनको उतनी सीटें भी नहीं दी। मुकेश सहनी को अंत में, अच्छा आप याद कीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन होने वाला था 12 बजे होने वाला था, होते होते 1 बज हो गया। क्यों? मुकेश सहनी ने कहा कि भाई जब तक उसको डिक्लेयर कर रहे हो, हमको नहीं करोगे तो हम तो जाएंगे नहीं और भाग जाएंगे। तो आप देखिए शुरू से ही वहां पे जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह की खींचतान चली, उसका असर यह हुआ, और असर दिख रहा है कि ग्राउंड पे कैडर के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। एक साथ मिल के काम करें तभी तो आप जीत सकते हैं ना, जब आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप एनडीए को देखिए, जितनी भी छोटी छोटी डिफरेंसेस थी उनको अमित शाह ने खुद बैठ करके सुलझाया। अमित शाह वहां पे कैंप कर रहे हैं। तो आप देखिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में, और इसका ये असर हुआ है कि जहां एक तरफ मजबूती से एनडीए लड़ी, वहीं महागठबंधन शुरू से ही पीछे रही और अब तो काफी पीछे चली गई है। राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहला चरण गंवाने के बाद से ही तेजस्वी और राहुल के बीच की अनबन की खबरें सामने आने लगी थी। वहीं दूसरे चरण में भी महागठबंधन काफी पीछे है। प्रचार थमते ही तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को भी नकार दिया, जिससे राहुल गांधी भी बैकफुट पर आ गए और महागठबंधन की लुटिया खुद कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर डुबो दी। यानी तेजस्वी को हराने के लिए उनके अपनों ने ही यहां पर खूब प्रचार किया, जो तस्वीरों और जो खबरें आई उनसे साफ हो गया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।